यहाँ गज़ल है दुष्यंत कुमार की। सबसे पहले इनका परिचय पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1933 राजापुरा नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1975 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत। ये काव्य हैं इनके। गीति नाट्य एक कंठ विष पाई, कविताएं लिखी, गीति नाट्य लिखा और उपन्यास लिखे। इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास है छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था एक परिमल थी, नए लेखकों की संस्था थी जो 1940 के बाद बनी थी। इनकी गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्प आयु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। उन्होंने कई शेर लिखे, गज़लें लिखी। तो इनका जो प्रमुख शेर थे उनमें साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरफ दोहराए जाते हैं। विशेष रूप से इनके जो विषय रहे हैं साहित्यिक और राजनीतिक विषय रहे हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए। एक कंठ विष पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण एवं बहु प्रशंसित एक कृति रही है। एक कंठ विष पाई जो इनका गीति नाट्य है, इनके कारण इसको बहुत प्रसिद्धि मिली है। यहाँ दुष्यंत की जो गज़ल दी गई है उसमें गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। एक इनका गज़ल संग्रह है, उससे कुछ मतलब गज़लें ली है। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया गया है। यानी गज़ल में कोई शीर्षक नहीं होता, जैसे कविता में होता है ना पाठ का नाम, वैसे कोई शीर्षक इसमें नहीं होता है। गज़लें अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं, मतलब एकदम स्वतंत्र होते हैं। किसी भी शेर को पहले ऊपर नीचे यानी इसके कोई क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार यानी आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद दो चीज़ें होती है जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती है। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वहन और दो अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वहन। तुक और मिजाज दो चीज़ें इनमें मिलती है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वहन होता है। आमतौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गज़ल एक खास मनोस्थिति पर लिखी गई है और ऐसा जान पड़ता है राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। गज़ल। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ के असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एतिहाद ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इसमें कुछ कठिन शब्द है, इनके बारे में हम बात करेंगे कि मैं कोई चीज़ जैसे तय, तय का मतलब निश्चित, चिराग दीपक मयसर यानी उपलब्ध, दरख्त पेड़, उम्र भर के लिए यानी हमेशा के लिए, मुनासिब अनुकूल, सफ़र यात्रा। यहाँ कुछ मुहावरे भी है। पाँव से पेट ढकना यानी गरीबी को दूर करने के लिए संघर्ष की बजाय उसे छिपाने की चेष्टा करना। ख्वाब सपना, नज़र दृष्टि या देखना। मुतमईन विश्वास के साथ, बेकरार बेचैन, असर
प्रभाव, निज़ाम, शासन। निज़ाम हैदराबाद के शासकों को कहते थे। निज़ाम का मतलब शासन। बहर छंद या कविता होता है। एहतियात यानी सावधानी। तो हम एक एक गज़ल को लेंगे, उनके भावों को समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। कवि कहता है, क्योंकि ये उस वक्त लिखी गई है देश की आज़ादी के बाद, यानी जो स्थितियाँ बिगड़ चली थी, यानी लोगों के जो सपने थे देश को आज़ाद कराने के वक्त, वो पूरे नहीं हुए, और एक अंदर कुंठा है, तनाव है, और व्यवस्था के प्रति एक प्रकार का विद्रोह भी है इसमें। देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ने वालों ने सोच कर लड़ाई की, आज़ादी के बाद हर घर में, यानी कहाँ तो तय था, यानी एक चीज़ तय थी कि हर घर में दीपक जलेगा, रोशनी होगी, खुशहाली होगी हर एक घर के लिए, यानी घर घर में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होगी। लेकिन कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। स्थिति उसके विपरीत हो गई है, यानी हर घर की समस्या का समाधान होगा, ये बात कही थी, लेकिन हर घर की समस्या दूर करना तो दूर, एक शहर का भी पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। देश का शासन प्रशासन भ्रष्ट है, देश में समस्याएं बनी हुई है, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण जस की तस। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। ये पलायनवादी प्रवृत्ति इस शेर में लग रही है। यानी हरे वृक्षों के नीचे, ये वृक्ष होते हैं ना तो छाया देते हैं, लेकिन जब वृक्षों के नीचे ही धूप लगे तो आदमी कहाँ जाकर बैठे। हरे वृक्षों के नीचे शीतल छाया मिलती है। यहाँ उल्टा है, प्रतीकात्मक अर्थ है। वृक्ष हमारे शासक वर्ग का प्रतिनिधि है। शासन व्यवस्था की बदहाली से जनता निराश है। जो जनता को जो एक शासन के द्वारा जो सुख, एक शांति, सहयोग, एक उनके ऊपर व्यवस्था की जो छाप होनी चाहिए थी, वो नहीं है। कभी निराशा में पलायन की बात करता है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, यानी ये जगह यहाँ रहने के लायक नहीं है और हमें यहाँ से कहीं दूर ऐसे स्थान पर चला जाना चाहिए जहाँ पर अमन हो, चैन हो, शांति हो। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। ये बात कवि कहता है, देशवासी भाग्यवादी है। हम भारत के लोग कैसे हैं, भाग्यवादी है, और हम में संघर्ष करने के बजाय हम क्या करते हैं, छिपाने में विश्वास करते हैं। किसको, गरीबी को, कमी को छिपाना चाहते हैं, अर्थात लोग भाग्यवादी है। कैसे लोग हैं, भाग्यवादी। ये लोग कितने फ़ायदेमंद हैं, कितने अनुकूल है, किन के लिए, इस सफ़र के लिए, यानी अपने जीवन के सफ़र में। ये एक सोचने की बात है। यानी उदासी, अभावग्रस्त, भाग्यवादिता, लोग इस मतलब शासक वर्ग के हितैषी है, क्योंकि इनमें वो हिम्मत नहीं है, एकजुटता नहीं है। जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं उनकी वजह से जो हमारी स्थिति बनी है, उस स्थिति से हमें मुकाबला करना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, लेकिन हम उन चीज़ों को छुपाना चाहते हैं। भ्रष्ट शासन इनकी वजह से आराम से चल रहा है, क्योंकि इसके विरोध की शक्ति हम में है ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं, कमीज़ नहीं है तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, यानी ढकने की ये प्रवृत्ति एक, यानी हमारी स्थिति या कमज़ोरी, गरीबी को दूर करने के लिए हम संघर्ष करने के बजाय इसको छिपाने में विश्वास कर रहे हैं। ये स्थिति हमारे लिए और भी घातक होगी। इसलिए देशवासियों से कवि कहना चाहता है कि हमें उनका विरोध करना चाहिए, न कि इनको छुपाना चाहिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कवि कहना चाहता है, एक ईश्वर नाम की जो सत्ता है वो एक है या नहीं है, चलो नहीं है तो भी अगर हमने उसकी कल्पना की है तो उसकी कल्पना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यदि ईश्वर नहीं है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मनुष्य ने ईश्वर की जो सुंदर कल्पना की है, क्या वह कल्पना का नज़ारा कम सुंदर है। यानी उस कल्पना में जो ईश्वर की जो करुणा, दया, ममता है ना, प्रेम, अपनत्व, एक मानव मात्र के प्रति एक अपनत्व का भाव, जिस रूप में ईश्वर की साकार कल्पना की गई है वो कम नहीं है। आदमी ने ईश्वर की खूबसूरत सुंदर कल्पना कर रखी है, उससे कम ये कल्पना मतलब कुछ भी हो, लेकिन ये कल्पना सुंदर तो है, सुकून तो देती है, कठिनाई भरी ज़िंदगी बिताने के लिए सहारा तो देती है कि भगवान एक दिन अच्छा करेगा, चलो आज नहीं तो कल अच्छा होगा। असीम उम्मीद तो है कोई शक्ति जिस पर विश्वास करके कम से कम जी तो सकते हैं। ये भाव
इस शेर में व्यक्त किया गया है। वे मुतम्मईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। लोग पूर्ण विश्वास के साथ मान बैठे हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, पत्थर है ये, पत्थर पिघल नहीं सकता। लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया, अर्थात ये व्यवस्थाएं बदल नहीं सकती है, अर्थात कठोर क्रूर शासन बदल नहीं सकता है, मतलब उनको बदल नहीं सकते इस शासक की जो कठोरता है, क्रूरता को। लेकिन शायर कवि दुष्यंत कहना चाहता है कि मैं जनता को शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते देखना चाहता हूँ। मैं बेकरार हूँ, मैं बेचैन हूँ। किसके लिए? कि जनता इसका विरोध करे। जब आवाज़ बुलंद होगी तब आवाज़ में असर ज़रूर होगा, सताएं बदल जाएगी। लेकिन कवि चाहता है कि लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। देश को जगाने वाले कवियों की कविताओं से भ्रष्ट शासन घबराने लगते हैं। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये जो निज़ाम है, जो शासक है, ये शायर यानी अर्थात शायर कवि जो भी कहो, उनकी ज़बान को बंद करके रखना चाहता है। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, है ना। यानी तब कवियों पर पाबंदी लगाते कौन? शासक वर्ग। लेकिन कवियों को सावधानी बरतनी चाहिए, दमनकारी शासन की प्रवृत्ति से सतर्क रहना चाहिए। उसे बिना किसी भय से सावधानी से जनता को अपने गीतों से बहर यानी गीत छंदों से प्रेरित करें, सावधानी से, है ना, एहतियात के साथ। ऐसे शासक वर्ग को हमें जड़ से ख़त्म करना है, हिलाना है। फिर कवि कहता है, शायर कहता है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। भाव हमारा कर्तव्य सिर्फ गुलमोहर अर्थात यहाँ अपना देश, राष्ट्र रूपी बगीचा, उस यानी हमारा कर्तव्य देश हित होना चाहिए। हमारा जीना और मरना दोनों सिर्फ इस गुलमोहर यानी देश के लिए ही होना चाहिए। विकास समृद्धि होना चाहिए, है ना, देश का विकास होना चाहिए, देश की समृद्धि होनी चाहिए, अर्थात देश के लिए मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़े तो तैयार रहें। हमें अपने देश व देशवासियों के हित में ही जीवन जीना है, इन्हीं की भलाई के लिए हमें अपने जीवन को खपाना है। यहाँ जो इसकी जो भाषा है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है, यानी और इसमें लाक्षणा शब्दशक्ति का प्रयोग अधिक हुआ है। इसमें समाज राष्ट्र हित का वर्णन है और कवि ने आशा का भी संचार किया है, कहीं कहीं पलायनवादी भी है। अलंकार दरख्तों के साए में धूप लगना, है ना, ये विरोधाभास अलंकार है। छाया और धूप में विरोधाभास अलंकार है। पैरों से पेट, है ना, ढकना, नज़ारा, मतलब नज़ारा तो है नज़र के लिए, यानी पैरों से पेट, नज़ारा तो है नज़र के लिए, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इतिश्री।